नाजरीन, 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया था, उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच अकेली मौजूद थी। हादसे के वक्त इसमें टोटल 2240 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वो जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समंदर की नजर हो गई। इस हादसे के चश्मदीद गवाह आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में कूद गए थे। आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ, उसका रिकॉर्ड उन आई विटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ने में मसरूफ थे। पहली रेस्क्यू शिप RMS कारपैथिया भी टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे के बाद वहां पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया, वरना जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनकी जान भी नहीं बचती। और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी मालूम ना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इन बयानात को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ दिया था, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का 1/3 हिस्सा फट गया। पर दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर आइसबर्ग ने वाकई टाइटैनिक पर 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ा था, तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। पर सच्चाई क्या थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही और हर गुजरते साल ये मिस्ट्री और ज्यादा संगीन होती गई। आखिरकार 73 इयर्स के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला, तो ये मैरीन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो सारे सवालात जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़कर गई थी, उनके जवाबात ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर गहराई में पिछली कई दहाइयों से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था। कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, जिन्होंने शिप रेक की लातादाद फोटोज कैप्चर की। ओशियानिक एक्सप्लोरर PH नार्शले ने 30 से ज्यादा मर्तबा टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है, लेकिन उन्होंने 300 फुट बड़ा सुराख एक बार भी नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फुट का ये एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज आकर लगी थी। इसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट बनता है और कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गैलन पानी हर सेकंड में टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इसी स्पीड से पानी भरने का मतलब है कि पूरी शिप में पानी टोटल 2.5 घंटे में भरा होगा। और आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे। यानी एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फुट बड़ा सुराख नहीं था, बल्कि सिर्फ 30 फीट बड़ा क्रैक पड़ा था। पर ये अकेली ही एक मिस्ट्री नहीं थी, अभी और भी काफी कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा, जिसे बाव कहते हैं, वो इसके पिछले हिस्से यानी स्टर्न से ज्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है और इन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। ROVs ने टाइटैनिक शिपरेक साइट की लाखों फोटोज कैप्चर की और फिर उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो तमाम डिटेल्स भी थीं जिनको नॉर्मली इस गहराई में कोई आम कैमरा या इंसानी आंख नहीं देख सकती। मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील की नहीं बल्कि कागज की शिप हो। मुख्तलिफ पार्ट्स शिप से अलग होकर आसपास बिखरे हुए हैं। सिर्फ इसमें लगे 2 किसी घर की साइज जितने बड़े इंजन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी मॉडल में एक और अहम इशारा भी छुपा है, वो इशारा जो स्टर्न की इस हालत के बारे में बता रहा है।
110 साल पहले स्टर्न जब ओशन फ्लोर से आकर टकराया तो उसके निशानात आज तक यहाँ छपे हुए हैं, जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशानात से जाहिर होता है कि स्टर्न जिस वक्त ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इन निशानात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टर्न उस वक्त हैरत अंगेज तौर पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया, और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाउ सेक्शन फ्रंट सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनेमिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है, ठीक उसी तरह जैसे शिप पानी पे फ्लोट करते वक्त पानी को काट कर अपना रास्ता बनाती है। यही वजह है कि बाउ सेक्शन स्टर्न के मुकाबले में ना ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी की फोर्सेस इस पर डायरेक्टली अटैक कर रही थी। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले हादसे की एक और मिस्ट्री को भी सुलझा लिया गया, लेकिन एक और सवाल भी है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। वो ये कि टाइटैनिक शिप 2 हिस्सों में किस वक्त अलग हुई। जैसा कि आपने जाना कि शिप के 2 हिस्सों में टूटने की खबर आई विटनेस ने दी थी। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। ये खबर काफी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। जब बाउ सेक्शन में पानी भर गया तो वो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से स्टर्न सेक्शन का पूरा वेट पिवट पॉइंट यानी सेंटर पर पड़ रहा था। ये सेंटर पॉइंट इतना ज्यादा वजन बर्दाश्त ना कर सका और टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पर सोनार स्कैनिंग से बनाया गया 3D मॉडल कुछ अलग कहानी ही बता रहा है। जी हाँ, देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर मौजूद साजो सामान दूर दूर तक ओशन फ्लोर पे बिखरा हुआ है। इसमें कॉफी कप्स, डिनर प्लेट्स, शैंडलियर्स, डेक बेंचेस और लोगों का पर्सनल सामान भी है। इसमें से 90% आइटम्स स्टर्न सेक्शन के हैं। टोटल 10,000 से भी ज्यादा आइटम्स इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं, जो करीब 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर तो ये सेक्शन पानी के ऊपर ही बाउ सेक्शन से अलग हो जाता तो इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते इसका मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैलता, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेक्शन टूट तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये बाउ सेक्शन से अलग ओशन फ्लोर के करीब आकर हुआ है और फिर रोटेट होता होता अपनी डायरेक्शन बदल गया और 2000 फीट दूर जा गिरा। आज RMS टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह से रस्ट हो चुकी है। साइंसदानों का मानना है कि ओशन की इस गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। लेकिन जंग के कुछ सैंपल्स को निकालकर जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि जंग बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले ऑक्सीजन की वजह से लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेजी से इस पे जंग लगता जा रहा है, आने वाले चंद सालों में टाइटैनिक के सारे फ्लोर्स एक दूसरे पर गिर जाएंगे और फिर ये अपनी असली शक्ल हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।